हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ एमजी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था संसद टॉपिक से प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? यानी लोकसभा जो है, इसमें जो विधेयक होता है उस पर आम बहस किस वाचन में होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विधेयक की प्रस्तुति के समय, या ऑप्शन बी द्वितीय वाचन में, या ऑप्शन सी तृतीय वाचन में, या ऑप्शन डी प्रतिवेदन स्तर पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द्वितीय वाचन में इस पे आम बहस होती है, यानी कोई भी विधेयक जब भी संसद में पेश होता है उसमें पहले में तो विधेयक की प्रस्तुति होती है, यानी उस पर उनके उद्देश्य और सिद्धांत बताए जाते हैं। और जब द्वितीय वाचन में पहुंचता है वो, तो उसमें उस पर आम बहस किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ता है और आगे जाके कानून बन जाता है। अगला प्रश्न, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल के बारे में बताना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्थगन काल, या ऑप्शन बी निलंबित प्रस्ताव, या ऑप्शन सी प्रश्नकाल के बाद मुख्य कार्यवाही के बीच का समय, या ऑप्शन डी वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्नकाल के बाद मुख्य कार्यवाही के बीच का समय, यानी जब भी संसद का सत्र चलता है तो उसकी बैठकें 11 बजे स्टार्ट होती है। तो 11 बजे से जो 12 बजे का समय होता है वो प्रश्नकाल होता है, और वहीं जो 12 बजे से 1 बजे का समय होता है उसी को शून्यकाल कहते हैं। और इसमें शून्यकाल क्या बताना है, तो प्रश्नकाल और उसके बाद जो मुख्य कार्यवाही कब होता है, तो 2 बजे से 6 बजे के बीच में। तो जो 12 बजे से 1 बजे का समय होता है वहीं शून्यकाल का समय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राज्य सरकार, ऑप्शन बी है जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय, या ऑप्शन डी है विशेष न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है कि वो सामूहिक जुर्माना लगा सकती है, या उस पर अधिरोपित कर सकती है, या वसूल सकती है। अगला प्रश्न, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? यानी जो कंपनी है वो कोई अपराध करती है, तो 1955 में जो अधिनियम बना है इसके तहत कौन उस अपराध किए जाने का दोषी ठहराया जाएगा? तो ऑप्शन ए है प्रबंधक, या ऑप्शन बी है सचिव, या ऑप्शन सी है निदेशक, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि ये जो कंपनी के प्रबंधक होते हैं और सचिव और जो निदेशक होते हैं, ये तीनों लोगों पे अपराध का केस चलता है जो भी कंपनी के अंतर्गत अपराध होता है। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम कब लागू हुआ था? यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए है 30 सितंबर 2006, ऑप्शन बी है 26 अक्टूबर 2006, या ऑप्शन सी है 10 नवंबर 2005, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्रों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? यानी जो लोकसभा के भारत में चुनाव होते हैं उसके निर्वाचन क्षेत्र में जो व्यय होती है राशि, उसकी अधिकतम सीमा बताना है। तो ऑप्शन ए है 25 लाख, या ऑप्शन बी है 40 लाख, या ऑप्शन सी है 70 लाख, या ऑप्शन डी है 1 करोड़ रुपए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 70 लाख रुपए तक कोई लोकसभा जो निर्वाचन अपने से लड़ रहा है क्षेत्र से, तो वो खर्च कर सकता है, यानी व्यय कर सकता है। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए है कुल सदस्य संख्या की 1/5, और ऑप्शन बी है कुल संख्या का 1/6, और कुल सदस्य संख्या का 1/10, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो गणपूर्ति संख्या माना जाता है। यानी 245
वर्तमान वर्तमान में जो है राज्यसभा की सीटें हैं, तो इसका 10% जो होता है वो गणपूर्ति संख्या में आते हैं, और जो 545 लोकसभा में है तो उनमें से उसका 10% गणपूर्ति संख्या के अंतर्गत आता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना के आधार पर आधारित है? यानी जो वर्तमान में अभी लोकसभा में और जो राज्यसभा में सीटें आवंटित की गई हैं, तो भारत के किस जनगणना के आधार पर किया गया है? तो ऑप्शन ए है 1881 की जनगणना के अनुसार, ऑप्शन बी है 1951 की जनगणना के अनुसार, या ऑप्शन सी है 1971 की जनगणना के अनुसार, या ऑप्शन डी 1872 की जनगणना के अनुसार। तो अभी तक 1971 के जनगणना के अनुसार ही भारत में सीटों का आवंटन किया गया है जो लोकसभा हो। और एक बार ऑप्शन ए देख लेते हैं। 1881 में प्रथम बार नियत यानी कंटिन्यू जनगणना स्टार्ट किया गया था, जबकि पहली जनगणना भारत में 1872 में हुआ था, और 1951 की जनगणना भारत जो स्वतंत्र हुआ था उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता के बाद जनगणना भारत में की गई थी। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किस 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था? तो ऑप्शन ए है दिल्ली तथा चंडीगढ़, ऑप्शन बी है चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी, या ऑप्शन सी है दिल्ली तथा दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली, या ऑप्शन डी दिल्ली तथा पुदुचेरी। यानी प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो 70 संशोधन हुए थे 17वां, उसमें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था, और तो वहीं 2 केंद्र शासित प्रदेश बताना है कि कौन है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दिल्ली और पुदुचेरी को अधिकार मिला था कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, जबकि पहले सिर्फ राज्यों के विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का ही था, लेकिन 70 संविधान संशोधन करके दिल्ली और पुदुचेरी को भी इसमें भाग लेने का अधिकार दिया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का वर्तमान में चुनाव होने वाला है, तो राष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, और जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। जो नियुक्त होते हैं, जो मनोनीत होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। जिसमें जैसे कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और 2 सदस्य लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए। अब तो इसको ख़त्म कर दिया गया है, ये आंग्ल भारतीयों का जो पहले नियुक्ति होती थी। तो और उसके बाद ये लोग भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो जिनको जनता द्वारा लोकसभा में भेजा गया है वो, और जो राज्यसभा में चुन के आए हों। और हर एक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। उसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, तो सभी राज्यों में विधान परिषद है नहीं, इसलिए वो भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन से लोकसभा के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है? यानी कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जो लोकसभा के सीटों में वृद्धि से संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 6वां और 12वां 22वां, और ऑप्शन बी है 7वां और 31वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन सी है 73वां और 74वां, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 7वां और 31वां संविधान संशोधन लोकसभा में सीटों की वृद्धि से संबंधित है। यानी ये 7वां और 31वां संविधान संशोधन करके लोकसभा में सीटों को बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न, लोकसभा विघटन के बाद समाप्त होने वाले विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है कि सत्य नहीं है। यानी लोकसभा का जब विघटन हो जाता है तो विघटन के बाद जो कानून उसमें पेश होते हैं वो कानून कब समाप्त होते हैं उसके बारे में बताना है कि विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं बताना है। यानी इसमें से 3 सही होगा और 1 गलत होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है, चाहे लोकसभा में रखे गए हों या फिर राज्यसभा में दोबारा स्थानांतरित किए गए हों तो समाप्त रहता है। यानी कह रहा है कि जो विचाराधीन विधेयक, यानी कोई विधेयक पेश हो चुका है किसी में और विचाराधीन है, जो लोकसभा में हो चाहे
लोकसभा में रखे गए हों पहले, या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हों, समाप्त हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य नहीं है बताना है, तो ये तो सही है। तो ये तो प्रश्न के अनुसार सही नहीं होगा, लेकिन ये कथन सही है। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। यानी जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो लोकसभा से जो कानून पारित हो जाता है और राज्यसभा में विचाराधीन हो जाता है, यानी राज्यसभा में भेज दिया जाता है उसको, तो और उसके बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वो कानून समाप्त हो जाता है। ये कथन सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा गलत बताना है। यानी दोनों ये कथन सही है। कब कब कानून स्थगित हो जाता है, ये दोनों ऑप्शन जो विकल्प हैं इसे समझा जा सकता है। और ऑप्शन सी है, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त हो जाता है। ये कथन गलत है। यानी प्रश्न के अनुसार ये विकल्प सही होगा, लेकिन कथन गलत है। क्यों गलत है? कह रहा है कि ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो। यानी जो कोई भी विधेयक होता है, जो साधारण विधेयक होता है, वो तो किसी भी सदन में उसको पहले लाया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित होना होता है। तो मान के चलिए किसी भी सदन द्वारा वो पारित ना हुआ हो, तो असहमति के कारण क्या होता है कि राष्ट्रपति जो हैं वो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यानी तो वही कह रहा है कि राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व, यानी लोकसभा के विघटन होने से पूर्व सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो तो समाप्त रहता है। ये गलत है, समाप्त नहीं होता है कानून। यानी जब लोकसभा का विघटन होने से पहले असहमति के आधार पर राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है और उसके बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो जो उसमें कानून पेश होते हैं विधेयक, वो समाप्त नहीं होते हैं। अगले लोकसभा, जो नई लोकसभा बनेगी, उसमें फिर से उसको लाया जा सकता है। तो इसलिए प्रश्न के अनुसार विकल्प यही से सही होगा, गलत ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा विघटन होने के बाद किस स्थिति में विधेयक समाप्त नहीं होते हैं? ये प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें विधेयक समाप्त नहीं होते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो, समाप्त नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है, समाप्त नहीं होता है। कह रहा है कि ऐसा विधेयक, यानी मानिए कोई भी विधेयक हो, राज्यसभा में विचाराधीन हो और लोकसभा द्वारा पारित न हुआ, यानी लोकसभा ने उसको पारित नहीं किया है, सिर्फ राज्यसभा में विचाराधीन है, तो वो विधेयक समाप्त नहीं होता है। अगला ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होते हैं। ये भी सही है। मान के चलिए कोई विधेयक है, दोनों सदनों से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है, यानी उनके अंदर विचाराधीन है, और मान से लोकसभा का विघटन हो गया उसके बीच में, तो कानून समाप्त नहीं होता है, यानी विधेयक समाप्त नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया दिया गया हो, समाप्त नहीं होता। ये भी ऑप्शन सही है। कह रहा है कि ऐसा विधेयक है जो दोनों सदनों से पारित हो है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो तो समाप्त नहीं होता। यानी कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में भेजा गया, वहां से दोनों से पारित हो गया और राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया संसद को, और उसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो भी ये विधेयक समाप्त नहीं होता है। जो नई लोकसभा का गठन होगा उसमें फिर से इसको लाया जा सकता है। यानी जब कानून बनता है तो कानून साधारण विधेयक के माध्यम से बनता है, और एक वित्त विधेयक होता है, और धन विधेयक होता है, और एक संविधान संशोधन के द्वारा जो संशोधन किया जाता है। ये 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। तो जब साधारण विधेयक पे कानून बनता है तो साधारण विधेयक पे संसद के किसी भी सदन में पहले वो विधेयक पेश किया जा सकता है, और जब दोनों सदनों बारी बारी से उस विधेयक को पास कर देती है तो राष्ट्रपति के पास उसे भेजा जाता है स्वीकृति के लिए। तो राष्ट्रपति के पास 3 अधिकार होते हैं, या तो स्वीकृति दे दें, या निर्णय देने के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें, या उसी सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा दें।